हेलो एवरीवन, मैं शास्त्रांगत। आज आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास में जो ईस्ट इंडिया कंपनी या कहिए जो अंग्रेज़ों का बंगाल में किस तरह से प्रभुत्व स्थापित हुआ उसके संबंध में चर्चा करेंगे। और ये दिखाएंगे कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने सबसे पहले भारत में बंगाल में ही अपनी सत्ता की स्थापना की और बाद में इसी को बेस बनाते हुए वो भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी उन्होंने अधिकार किया। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें बंगाल में अंग्रेज़ों का जो विकास होता है, जो उनकी प्रभुसत्ता की स्थापना होती है, उसके संबंध में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो संधियां हुई और वहाँ नवाब कैसे हटाए गए और नवाब को हटाने में किन किन लोगों ने षड्यंत्र किया था, कौन कौन से युद्ध हुए थे, इन सब के संबंध में कभी न कभी हर साल एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल होकर के ये संधियां और जो इसमें षड्यंत्र में भाग ले रहे थे, कौन कौन से युद्ध हुए, इनको थोड़ा सा देखते रहिएगा। जब ब्रिटेन में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पुरानी कंपनी थी, इसके अगेंस्ट में जब दो कंपनियां और स्थापित हो गई थी और दोनों कंपनियों के बीच जो डिस्प्यूट चला उसके कारण बहुत सारी हानि हुई और बाद में चल करके सभी कंपनियों का आपस में विलय कर दिया गया। और ये बात थी 1708 या 9 के बीच की बात थी। जब आपसी विवाद समाप्त हो गए और पुरानी कंपनी के साथ सबका क्या हो गया, विलय हो गया, तो इसके बाद अब कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य रह गया है कि भारत में कैसे अपना विस्तार करें। तो इसीलिए वो बार बार जो मुग़ल बादशाह थे उनके पास वो अर्जी दाखिल करता था, पत्र भेजता था कि कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं दी जाएं। और इसी कड़ी में उन्हें धीरे धीरे सफलता मिली और बाद में मुग़ल बादशाह के एक मंत्री ने एक फरमान जारी किया कि बंगाल में जो कंपनी है उसका एक प्रतिनिधि मंडल मिलने आ रहा है, व्यापारिक सुविधा के लिए उपहार वगैरह लेके आ रहा है। तो इसीलिए बंगाल से आते समय दिल्ली तक, आगरा तक उनके साथ उनकी सुरक्षा की क्या की जाए, व्यवस्था की जाए और उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती ना हो, ये फरमान जारी किया गया कि उनको आदरपूर्वक दरबार में क्या किया जाए, आने दिया जाए। और इसी समय मुग़ल दरबार का एक मंत्री था जियालुद्दीन खान। क्या नाम था उसका? जियालुद्दीन खान। उसी की सिफारिश पर कंपनी को मुग़ल दरबार में आने की इजाज़त मिली। तो बंगाल की जो काउंसिल थी उन्होंने जॉन सरमैन के नेतृत्व में, ये नाम याद रखिएगा, जॉन सरमैन के नेतृत्व में 1713 में एक प्रतिनिधि मंडल मुग़ल दरबार में भेजा। और उस समय जो मुग़ल बादशाह थे उनका नाम था फर्रुखसियर। क्या नाम था? फर्रुखसियर। और ये जो बंगाल की काउंसिल ने, कलकत्ता की जो काउंसिल ने ये जो प्रतिनिधि मंडल भेजा था उसका नेतृत्व कर रहे थे जॉन सरमैन। और ये इन्हीं के साथ जो मध्यस्थता कर रहे थे उनका नाम था एडवर्ड, क्या नाम था? एडवर्ड स्टीवेंसन। ये अंग्रेज थे और मुगलों से मिलने जा रहे थे। तो इन लोगों को फारसी या उर्दू भाषा नहीं आती थी, इसीलिए एक द्विभाषीय की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, जो लोगों के बीच कम्युनिकेशन का काम करता, मध्यस्थ का काम करता था। और वह मुस्लिम था और उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द।
ये था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विभाषीय का काम किसने किया था, तो उसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द नाम था उसका। ये द्विभाषीय का काम कर रहा था। लेकिन इसी मिशन के साथ एक सर्जन भी था, डॉक्टर भी था, जिसका नाम था विलियम हैमिल्टन। ये डॉक्टर था, विलियम हैमिल्टन, ये भी साथ में गया हुआ था। और ये जो फर्रुखसियर थे, इनके एक फोड़ा हुआ था पिछवाड़े में जो बहुत दिनों से इनको दर्द दे रहा था। और बाद में ये जो डॉक्टर था विलियम हैमिल्टन, उसने मुगल बादशाह का एक सफल ऑपरेशन किया, जिससे मुगल बादशाह को क्या मिला, आराम मिला और बहुत खुश हो गए। वैसे भी बादशाह वगैरह कुछ करना धरना रहता नहीं, बहुत ज़्यादा खुश होते थे। और उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि बंगाल की जो कंपनी थी, उसके नाम उन्होंने एक फरमान जारी किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक सुविधाएं दी गई। और ये जो फरमान जारी किया उन्होंने 1717 में जारी किया। याद रखिएगा, ये जो मुगल दरबार में जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसका नेतृत्व जॉन सरमैन ने किया था, और ये 1713 में गया था। और इनके साथ जो मध्यस्थता का काम कर रहा था वो था एडवर्ड स्टीवेंसन था। और ये जो द्विभाषीय का काम कर रहा था, बातचीत के माध्यम बन रहा था, वो एक मुस्लिम था जिसका नाम था ख्वाजा सेहुर्द। और इसी मिशन के साथ, इसी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक सर्जन भी था विलियम हैमिल्टन, जिसने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को एक फोड़े से क्या दिलाए थी, निजात दिलाए थे। और इस प्रतिनिधि मंडल के जाने के बाद ये परिणाम निकला कि फर्रुखसियर ने 1717 में, याद रखिए बड़ी अच्छी डेट है, 2 ही इसमें अंक हैं, 1717, इन्होंने फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी किया। क्या जारी किया? शाही फरमान, यानी कि शाही आदेश जारी किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ये जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी कि जो बंगाल की है, ये 3000 वार्षिक कर देने के बदले इन्हें बंगाल में व्यापार की क्या है, छूट है, और इनसे कोई चुंगी कर अतिरिक्त नहीं लिया जाएगा। पहली बात कही गई कि बंगाल में इन्हें व्यापार करने की छूट है और इनसे कोई अन्य टैक्स नहीं लिया जाएगा, सिर्फ ये काम करें कि 3000 रुपया वार्षिक कर ये चुका दे। ठीक है। दूसरी बात ये कही गई कि अगर कंपनी 10,000 रुपये वार्षिक किस्त देती है तो कंपनी को सूरत में व्यापार करने की छूट है और उन्हें कोई कर नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 10,000 रुपये देते हैं तो सूरत में आप व्यापार करिए और कोई टैक्स न दीजिए। ठीक है, ये बात कही गई। तीसरी बात ये कही गई कि जो बम्बई की प्रेसिडेंसी है, अगर वह सोने के सिक्के ढालती है तो उसे पूरे मुगल दरबार में क्या मिले, पूरे उसे मुगल साम्राज्य में क्या मिलेगी, मान्यता। यानी कि बम्बई सरकार के द्वारा जो सिक्के ढाले गए उसे मुगल साम्राज्य में क्या मिलेगी, मान्यता मिलेगी। ठीक है। और ये भी कहा गया कि कलकत्ता की जो काउंसिल है वो शाही मुद्रण का क्या कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन इससे कोई जो है कि साम्राज्य को या राज्य को कोई क्षति ना पहुंचे। और एक लास्ट बात इसमें कही गई थी और ये कहा गया था कि ये जो कलकत्ता की जो काउंसिल है वो कलकत्ते के आसपास 38 गांव की 38 गांव की जमींदारी खरीद सकती है, लेकिन यह जो खरीदेगी वह बंगाल के जो नवाब हैं उनकी सहमति से। ये उसने कहा गया था बंगाल की क्या करेगी, सहमति से। वह जो है बंगाल के नवाब की सहमति से कलकत्ता के आसपास के जो 38 गांव हैं उन्हें वो क्या कर सकती है, खरीद सकती है, ये कहा गया। और ये जो फरमान मिला इसके द्वारा कंपनी को आप देखेंगे बहुत सारा क्या हुआ,
लाभ मिला। लेकिन इसी फरमान में ही आगे चल कर के जो बंगाल में जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, बंगाल के नवाब और कलकत्ता काउंसिल के बीच, इसी फरमान में ही वो विवाद छुपा हुआ था। आप देखेंगे इसी विवाद के चलते आगे चल करके क्या हुआ, युद्ध होता है। ठीक है, और ये कंपनी के लिए जो 1717 का शाही फरमान था इतना महत्वपूर्ण हुआ कि उस समय का जो इतिहासकार था अंग्रेज ऑर्म ने, उस समय का जो इतिहासकार था ऑर्म, उसने इस फरमान को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। ये पूछा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को किसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, महान अधिकार पत्र इसको हिंदी में होता है, मैग्ना कार्टा। ये ऑर्म ने इसे क्या कहा, मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण रहा। इसके बाद 1700 के बाद 1717 से जो फरमान मिला, 1740 तक कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच कोई बहुत विवाद नहीं हुआ। एक अलग बात है कि दोनों के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन इसी बीच अगर आप देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के जो ताल्लुकात थे बहुत मजबूत हुए। खास करके जब ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री बना वालपोल, उसके काल में तो और मजबूत हो गए। और इसी समय ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह घोषणा की थी कि जो कंपनी का शत्रु है वो ब्रिटेन का शत्रु है, और कंपनी ने घोषणा की जो ब्रिटेन का शत्रु है वो हमारा शत्रु है। और इसी समय अगर आप देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारा ऋण ब्रिटेन के गवर्नमेंट को दिया। शुरू में उसने 30 लाख पाउंड दिया, फिर आगे चलकर 40 लाख पाउंड दिया, यानी कि दोनों के संबंध क्या हुए, मजबूत हुए। और यही वो दौर था कि जब एक उपनिवेश को वहाँ की सरकार ने क्या किया, मजबूती से क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। बहरहाल इसको यहीं छोड़िए, हम आते हैं इस फरमान पर। जो इस फरमान में कहा गया था वो ये कहा गया था कि नवाब की राय से, पहली चीज, दो चीज़ों के लिए विवाद हुआ आगे चलकर जो युद्ध का कारण बना। पहली चीज ये कहा गया कि नवाब की सलाह पर ही, उनकी इजाज़त से ही कलकत्ता के आसपास के 38 गांव की जमींदारी कंपनी खरीद सकती है, ये बात कही गई। और नवाब ने कहा ये हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं थी, ये सलाह थी, और इसीलिए नवाब ने कंपनी को 38 गांव की जमींदारी नहीं दी। पहली चीज। दूसरी चीज जो सबसे मुख्य विवाद का कारण बना, और इस फरमान में ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये जो 3000 वार्षिक कर की छूट दी जा रही है, ये सिर्फ कंपनी के लिए ही दी जा रही है, या जो कंपनी के नौकर हैं, व्यक्तिगत रूप से व्यापार कर रहे हैं, ये उसमें शामिल है कि नहीं। ये मुख्य झगड़े की क्या रही, फसाद यही रहा। इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया था, और इसका परिणाम ये निकला कि जो कंपनी के जो नौकर थे, जो अधिकारी थे, वो भी व्यापार करते थे अलग से। जैसे मान लीजिए कि आजकल कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई गवर्नमेंट जॉब का टीचर है, उसको तो पेमेंट मिल रही है, लेकिन वो प्राइवेट में भी जाके पढ़ा रहा है, पैसा ले रहा है, ये दुरुपयोग हो रहा है ना कि पद का उसके। तो इसी तरह ये जो कंपनी के जो नौकर थे, ये व्यक्तिगत रूप अपनी खानगी के लिए भी व्यापार करते थे, और वो भी बिना टैक्स चुकाए देते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो भारतीय व्यापारी थे, जिन्हें 35-40% टैक्स देना पड़ता था, तो वो अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में क्या हो रहे थे, पिछड़ जा रहे थे। ठीक है, और बार बार ये आरोप प्रत्यारोप लगते थे कि ये जो कंपनी है वो शाही फरमान का क्या कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, और अपने विशेषाधिकारों का क्या कर रही है, उल्लंघन कर रही है। नवाबी आरोप लगाता था। कंपनी का आरोप क्या था कि जो हमें शाही फरमान मिला है, नवाब उसमें क्या रोड़े अटका रहा है, जिसके कारण हमको उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये दो विवाद थे। एक छोटा सा और विवाद था। कंपनी को जो 1698 में 1698 में
जो 3 गांवों की जमींदारी मिली थी, सूतीनाता, कोलिकाता और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की क्या मिली थी? जमींदारी मिली थी। लेकिन कंपनी ने धीरे धीरे अवैध रूप से आसपास के और क्षेत्रों का उसने क्या कर लिया था? अधिग्रहण कर लिया था। जब ये जमींदारी मिली थी तो ये कहा गया था कि हर साल इन क्षेत्रों की 1192 रुपए का राजस्व कंपनी अदा करेगी। तो जो बंगाल का नवाब था उसने मांग किया कि आपने 3 गांवों के अलावा अन्य क्षेत्रों की भी आपने क्या किया है? अधिग्रहण किया है, तो इसीलिए अब आप लगान और क्या करिए? बढ़ा के दीजिए। तो ये 3 मुख्य बिंदु थे जिन पर विवाद था। लेकिन जो सबसे बड़ा विवाद था वो ये था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो बिना कर चुकाए हुए व्यापार करते थे। कंपनी को तो छूट मिली थी। यही विवाद आगे चल करके क्या बना? झगड़े की वजह बना। लेकिन आप इसी समय देखेंगे तो बंगाल में भी अभी जब तक बंगाल का जो नवाब था, ठीक है, तो उसने अपना एक अस्तित्व बनाए हुए रखा था। लेकिन जो अली वर्दी खां था वो ये जानता था कि ये जो अंग्रेज हैं इनको बाहर नहीं निकाला जा सकता है, और अंग्रेज भी ये चीज़ जानते थे कि हम इतने अभी ताकतवर नहीं हैं कि स्थल खंड पर हम यहाँ के नवाब को क्या दे सकते हैं? चुनौती दे सकते हैं। लेकिन ये जो बंगाल का जो नवाब था अली वर्दी खां, एक बहुत सक्षम यहाँ का नवाब था और ये पूरी तरह से स्वतंत्र था, नाम मात्र के मुगल का आधिपत्य मानता था। जब ये बीमार हुआ अली वर्दी खां, अली वर्दी खां क्या हुआ? बीमार हुआ। तो ये जो अली वर्दी खां था इसके कोई बेटा नहीं था, 3 इसकी बेटियां थीं, और जो तीनों बेटियां थीं इसके भाई के 3 बेटों से ब्याही थीं। और जो उसमें से जो बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी का जो बेटा था उसका नाम था शौकत जंग, और ये पूर्णिया का क्या था? नवाब था। जो दूसरी बेटी थी, जो उसका बेटा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला। ये दूसरी बेटी का बेटा था। इसी को अली वर्दी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, सिराजुद्दौला को। और जो तीसरी उसकी बेटी थी उसका नाम था, ये नाम आप नहीं भूलेंगे, घसीटी बेगम, ये नाम था उसका। और ये ढाका की इसके पास सूबेदारी थी। जब ये अली वर्दी खां बीमार था तो अंग्रेजों को ये लग रहा था कि ये घसीटी बेगम को ही क्या मिलेगी? सत्ता मिलेगी। और इसकी जो मदद कर रहा था, जो उस समय का जो दीवान था राय दुर्लभ, तो इसीलिए अंग्रेजों ने घसीटी बेगम से क्या किया? साठगांठ करना क्या किया? शुरू किया। और ये शौकत जंग भी अपने आप को नवाबी के लिए क्या कर रहे थे? पेश कर रहे थे। यानी कि अंग्रेज अब आंतरिक बंगाल के आंतरिक मामलों में ये षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि ये काम आप देखेंगे कर्नाटक में सबसे पहले डुप्ले ने किया था। तो ये जब षड्यंत्र करने लगे बार बार, और दूसरी तरफ, और जो इस समय कलकत्ता काउंसिल का जो गवर्नर था जनरल ड्रेक, वो कलकत्ता का, ठीक है, और उसने कहा हमको फ्रांसीसियों से क्या है? भय है। और इसीलिए कलकत्ता का जो विलियम पोर्ट था उसके चारों तरफ वो बाउंड्री बनवाने लगा और उस पर तोपे की भी स्थापना करने लगा, खाइयाँ खोदने लगा ना। लेकिन इसी सब दौरान में ये जो अली वर्दी खां था, ये 9 अप्रैल 1756 में ये अल्लाह के पास चला गया, मतलब मर गया। और ये नया नवाब ये सिराजुद्दौला बना। और जो इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, ये थोड़ा राजधानी से जाकर के दूर अपना डेरा डंडा लगा ली। यानी कि अब ये सिराजुद्दौला के ये 2 प्रतिद्वंदी थे,
और इधर अंग्रेज भी, ठीक है, कलकत्ता में अपने किले को क्या कर रहे थे, सुदृढ़ कर रहे थे और उस पर तोपें लगा रहे थे। तो सबसे पहला काम ये जो नया नवाब बना सिराजुद्दौला खां, ये अपनी मौसी घसीटी बेगम के पास जाता है और उन्हें अपने क्या कर लेता है, पक्ष में कर लेता है और उन्हें अपने राजमहल में लाने में वो क्या रहा, सफल रहा। तो यानी कि जो अंग्रेज थे, अभी ये घसीटी बेगम को लग रहा था कि यही बनेगी मालिक, नवाब बनेगी, लेकिन अब उनकी योजना क्या हुई, विफल हुई। और तुरंत ये जो सिराजुद्दौला अभी नवयुवक ही था, 30 साल का था, और उसने तुरंत कलकत्ता काउंसिल के पास आदेश भेजा कि आप लोग जितनी जल्दी से हो सके जो ये किलेबंदी कर रहे हैं उसे ध्वस्त करिए, जो चारों तरफ खाइयाँ खोदे हैं उसमें मिट्टी डालिए और अपनी तोपें ऊपर से क्या करिए, उतारिए। लेकिन जो कलकत्ता काउंसिल का जो गवर्नर था जनरल ड्रेक, उसने जो दूत मंडल भेजा था उसके साथ अभद्रता भी किया और उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। लेकिन इसका परिणाम ये निकला कि ये जो सिराजुद्दौला, जो अब बंगाल का क्या था, नवाब बन चुका था, और इसने तुरंत क्या कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। और आगे बढ़ करके इस सिराजुद्दौला ने 4 जून, ये डेटें देखिए, पीसीएस में ये डेटें कई बार डेटों का क्रम पूछा गया है, कब कब क्या करता है। तो 4 जून को उसने अंग्रेजों की जो बस्ती थी कासिम बाजार, डेटें याद रखिएगा, डेटें मिलाने के लिए आता है, उनका क्रम दिया रहता है, इनको क्रमबद्ध कीजिए। तो 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। फिर उसके बाद 16 जून को वह कलकत्ता पहुंचा। 16 जून को कहाँ पहुंचा, कलकत्ता पहुंचा। और 20 जून को ये जो विलियम फोर्ट था, इसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के एक दिन पहले ही, यानी कि 19 जून को कलकत्ता काउंसिल का या विलियम पोर्ट का जो गवर्नर था जनरल ड्रेक, ये जनरल ड्रेक था, याद रखिए इसको, ये भाग करके फुल्टा में एक द्वीप है, नदी द्वीप है, महानदी के मुहाने बसा हुआ है, वहाँ कुछ मुख्य अधिकारियों के साथ भाग करके जहाज पर क्या हुआ, सवार हुआ और विलियम पोर्ट को कुछ अंग्रेजों के भाग्य पर छोड़ करके वो क्या हुआ, भाग गया। और 20 जून, कब, 20 जून को, ये 20 जून को विलियम पोर्ट ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी समय, इसी तारीख को, यानी कि गर्मी को, 146 अंग्रेजों को 18/14 की एक कोठरी में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसमें बच्चे और स्त्रियां भी थी। चारों तरफ से पैक था, एक छोटी सी खिड़की थी और ये कहा कि इनको इसी में क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। बंद करने के बाद ये जो गवर्नर का जो मकान था, इसी में सिराजुद्दौला आराम करने चला गया। गर्मी थी, जून में उमस बहुत थी। बहुत सारे अंग्रेजों ने, जो गेट कीपर था उससे कहा, भाई हम मर जाएंगे, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एक छोटा सा मुखाना है, आप खोल दीजिए, हम पैसा दे रहे हैं। वो कहा हम जाके पूछ के आते हैं नवाब से। तो जब नवाब के पास मिलने जाता है तो गेटमैन कहता, भाई अभी नवाब सो रहे हैं, हम कैसे जगाएं, क्या करें, कैसे जगाएं। तो इसका ये परिणाम रहा कि अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार, ठीक है, ये जो 146 लोगों को बंद कर दिया गया था, उसमें से मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। 146 लोगों को बंद किया था, मात्र 23 लोग जिंदा बचे थे। और इस घटना को ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। लेकिन बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर संदेह जताया है। जब सुबह वो उठा तो उसको सूचना दी जाती है तो तुरंत कहता है, सिराज कहता है कि जाओ क्या करो, खोल दो। बहरहाल इस घटना का लिखने वाला हॉलवेल, कौन था, हॉलवेल, ठीक है, ये जिंदा रह गया था, जिसने इस घटना के बारे में थोड़ा सा
बढ़ा चढ़ा करके क्या किया, लिखा। कलकत्ता में जब अधिकार हो गया सिराज को, तो उसने अपने एक सेनापति मानिक चंद्र, याद रखिए किसको, मानिक चंद्र को उसने कलकत्ता का अधिभार देकर के लौट आया। क्या नाम था, मानिक चंद्र। क्वेश्चन पूछा गया है, मानिक चंद्र को अधिभार देकर के वापस आ गया, ठीक है। और इसी समय मद्रास प्रेसिडेंसी को यह सूचना मिली कि कलकत्ता पर नवाब ने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। तो इसी समय फ्रांसीसियों से लड़ाई के लिए एक सेना का गठन किया गया था मद्रास में। तो उसी सेना को, जो फ्रांसीसियों के लिए गठित की गई थी, उसी सेना को एडमिरल वाटसन, क्या नाम था, एडमिरल वाटसन और क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में इसे कलकत्ता भेज दिया गया। और ये लोग 16 दिसंबर को कहाँ पहुँचे, कलकत्ता आए। और इसी समय वाटसन ने नवाब को एक संदेश भेजा। उन्होंने कहा, थोड़ा भाषा उसकी अभिमानपूर्ण थी, उसने नवाब को कहा कि आप कलकत्ता को क्या करिए, वापस कर दीजिए, और जो क्षति हुई है उसकी क्या करिए, पूर्ति कीजिए। ये उसने क्या भेजा, संदेश भेजा। और नवाब ने शायद एक सौहार्दपूर्ण उत्तर भी भेजा था, लेकिन इसके बावजूद एडमिरल वाटसन और क्लाइव ने 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। इन लोगों ने कलकत्ता पर क्या किया, अधिकार कर लिया था, ठीक है। और जब कलकत्ता पर अधिकार कर लिया तो इन्होंने हुगली को जी भर के लूटा। अंग्रेजों ने क्या किया, हुगली को जी भर के लूटा। वहाँ के जो पुराने नगर थे उन सबको उसने क्या कर दिया, जला दिया। और इसी सिचुएशन में अब नवाब का जो व्यवहार था थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा था। अभी ये जो नवाब था, आपने देखा कि तुरंत घसीटी बेगम को अपने पक्ष में करता है, अंग्रेज बात नहीं करते हैं तो उनको जाके हरा देता है, कलकत्ता पर अधिकार करता है। कलकत्ता पर अधिकार करने के बाद मानिकचंद को सौंप कर अपनी राजधानी आ जाता है। और राजधानी आता है तो इसी समय जो उसका मौसेरा भाई था, पूर्णिया का जो सूबेदार था शौकत जंग, वो बंगाल की नवाबी भी प्राप्त कर लिया था और उसने दावा पेश किया, तो उसके खिलाफ आगे बढ़ता है। और ये अक्टूबर 1756 के मानिहारी के युद्ध में, मानिहारी का जो युद्ध हुआ, और इसने अपने मौसेरे भाई शौकत जंग को हरा करके क्या करता है, मार डालता है। ये मानिहारी का युद्ध के बीच हुआ था। लेकिन जब क्लाइव और वाटसन ने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, हुगली को भी लूटा बकायदे, जो कि हुगली के बगल में ही नंद कुमार अपने अच्छी सेना के साथ खड़ा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोला और पीछे वो हट भी गया। जो भी कुछ है, नवाब का आगे का जो व्यवहार था वो समझ से परे है कि ऐसा क्यों वो अब थोड़ा सा ढीला पड़ गया। और नवाब आगे बढ़ करके कलकत्ता आता है। क्या आता है, कलकत्ता आता है। और कलकत्ता में वह अंग्रेजों के साथ एक संधि करता है। ये डेट याद रखिएगा। और जो संधि करता है उसे अलीनगर की संधि कही जाती है। क्या कहा जाता है, अलीनगर की संधि। और ये जो संधि हुई वो संधि हुई 9 फरवरी 1757 में अलीनगर की क्या हुई, संधि हुई। अलीनगर की क्या हुई, संधि हुई नवाब और कलकत्ता काउंसिल के बीच। और इस संधि में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की सारी बातें क्या किया, मान लिया। सारी चीज़ों को उसने क्या किया, समर्पित हो गया। जो भी शेषाधिकार थे वो मिले, कलकत्ता दे दिया गया उनको, हर चीज़ों को उसने क्या किया, मान लिया। और फिर वो अपनी राजधानी वापस आ गया।
लेकिन इसके बाद ही आप देखेंगे कि ब्रिटेन में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई। जिसके कारण जब सप्तवर्षीय युद्ध की क्या हुई, शुरुआत हुई, तो जिसके कारण ये दोनों भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में क्या हुए, लड़ गए। और इसके तहत जो पहला जो कदम उठाया, ये वाटसन और क्लाइव ने जो फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी बंगाल में, चंद्रनगर, इस पर उन्होंने मार्च 1757 में उन्होंने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और ये जो चंद्रनगर बस्ती थी ये नवाब के अधीन थी। नवाब के अधीन ये क्या था, क्षेत्र था। और ये फ्रांसीसी बस्ती पर अधिकार करना सरासर अली नगर संधि का क्या थी, उल्लंघन थी। और नवाब ने कहा कि ये अली नगर संधि का क्या है, उल्लंघन है, और हमारा ये धर्म है कि हमारे राज्य में रहने वाली प्रजा की क्या करें, सुरक्षा करें, ये उसने कहा। लेकिन जो भी कुछ है वो फ्रांसीसियों की सुरक्षा में अंग्रेजों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सका। लेकिन फिर भी उसने फ्रांसीसियों को क्या दिया, अपने दरबार में आश्रय दे दिया। क्या दे दिया, आश्रय दे दिया। जैसे कि हम देखेंगे कि जब नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, जब चीन ने तिब्बत पर क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया था, तो नेहरू ने, ठीक है, विरोध नहीं कर सके, लेकिन दलाई लामा को क्या दे दिए, संरक्षण भी दे दिए, चीन से दुश्मनी भी ले लिए। तो कुछ ऐसा ही, ठीक है, कुछ ऐसा ही किसने किया, नवाब सिराजुद्दौला ने भी किया, विरोध किया, लेकिन सुरक्षा नहीं दे पाया। और इसी दौरान जो मुगल बादशाह थे उन्होंने धमकी दी, क्या दिया, धमकी दिया किसको, नवाब को, कि हम बंगाल पर क्या करेंगे, अधिकार करेंगे। तो अंग्रेजों ने नवाब से कहा कि हम आपको मुगल बादशाह से सुरक्षा देते हैं और आप फ्रांसीसियों को जो आपके दरबार में हैं वो हमें क्या करिए, सौंप दीजिए। लेकिन नवाब ने कहा नहीं, ये हमारे आश्रय पर हैं और इन्हें मैं आपको सौंप नहीं सकता हूँ, क्योंकि नवाब जानता था इन फ्रांसीसियों को हम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों को ये लगा कि अगर ये जो फ्रांसीसी हैं, अगर ये नवाब का सपोर्ट करेंगे, नवाब इनसे सहानुभूति रख रहा है, और कहीं पांडिचेरी से या मॉरिशस से फ्रांसीसियों की अगर सेना आ गई तो निश्चित रूप से ये हमको क्या करेंगे, पराजित कर देंगे और हमारी स्थिति वही कर्नाटक वाली हो जाएगी और हमको यहाँ से क्या होना पड़ेगा, विदा होना पड़ेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब उन्होंने कर्नाटक में जो डुप्ले ने नीति अपनाई थी और यहाँ पर उन्होंने भी वही नीति अपनाई, और इस नीति के तहत अब उन लोगों ने नवाब को हटाने का षड्यंत्र किया। और इस षड्यंत्र में, नवाब को हटाने का जो षड्यंत्र किया, और इस षड्यंत्र में जो नवाब का सेनापति था मीर जाफर, क्या नाम था उसका, मीर जाफर, ये तय हुआ कि मीर जाफर को बंगाल का क्या बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा। किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर को यह तय हुआ कि बंगाल का क्या बनाया जाएगा, नवाब बनाया जाएगा। और जब ये संधि हो रही थी तो इस संधि में ये जो दीवान था राय दुर्लभ, क्या था, राय दुर्लभ, और जो उस समय जो यहाँ का जो बैंकर था जिसका नाम था जगत सेठ, ये 3 लोग शामिल थे। और इन सबके बीच जो मध्यस्थता का जो काम कर रहा था उसका नाम था अमीचंद चंद। ये मध्यस्थता का क्या काम कर रहा था, ये मीडिएटर का क्या कर रहा था काम। इसने
लूट के माल में अपना ज़्यादा हिस्सा मांगा। जब जनरल वाटसन ने अस्वीकार कर दिया तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक फर्जी पत्र तैयार करके इसकी मांगों को क्या कर लिया, मांग लिया। लेकिन जो वाटसन था उसने इनकार कर दिया, तो क्लाइव ने वाटसन का भी फर्जी क्या किया, सिग्नेचर मांग करके इन सब पर दस्तखत हो गई। और जब दस्तखत हो गई तो 10 जून को इस गुप्त संधि को क्या दिया गया, अंतिम रूप 1757 में। और जो फ्रांसीसी जो नवाब के दरबार में थे उन्होंने इनको सूचना दी कि आपके बहुत सारे दरबारी, ठीक है, क्या है, अंग्रेजों से मिले हैं और आपको हटाने का क्या बना रहे हैं, षड्यंत्र बना रहे हैं। और तुरंत ही जब ये बात नवाब को पता चली तो तुरंत ही रात में वो मीर जाफर के घर गया और उससे विनय किया और उसने दुहाई दी अलीवर्दी को, कहा कि आप उनका नमक खाए हैं, क्या आप उनके नाती के साथ आप गद्दारी करेंगे। तो मीर जाफर ने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ हम आपको क्या देंगे, मदद दे देंगे। और वहाँ से अस्वस्थ होकर के वो फिर आता है सिराजुद्दौला, वो भी अपनी क्या करता है, तैयारी शुरू कर देता है और अपनी सेना की जो कमांडिंग थी वो मीर जाफर और राय दुर्लभ को दे दिया। यही उसकी सबसे बड़ी क्या थी, भूल थी। और अपने कुछ दरबारियों के सलाह पर, कुछ षड्यंत्रकारियों की सलाह पर उसने फ्रांसीसियों को अपने दरबार से भी क्या कर दिया, बाहर कर दिया। दूसरी गलती उसने किया। और इसी संधि के बाद ये जो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन, इन दोनों के नेतृत्व में जो अंग्रेजी सेना थी जिसमें 940 यूरोपी थे और 1000 लगभग क्या थे, भारतीय थे, 22 जून बंगाल में एक जिला है नदिया, वहाँ एक गांव है प्लासी के मैदान में ये सेना पहुंच चुकी थी जिसकी कमांडिंग वाटसन और क्लाइव कर रहे थे। जब ये लोग 22 जून को पहुंचे तो नवाब की सेना वहां पहले से ही क्या थी, मौजूद थी। गड्ढे और खाइयां वहां खोद करके ये लोग पहले से युद्ध की तैयारी कर चुके थे। और 23 जून को याद रखिएगा, 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध शुरू हुआ, सुबह से शुरू हो गया। और जो नवाब की सेना थी वो मीर जाफर और राय दुर्लभ की क्या थी, कमांडिंग थी। ये दोनों ही अपनी सेना के साथ क्या रहे, खड़े रहे। सिर्फ नवाब की तरफ से 2 उसके छोटे सेनापति जिनके पास छोटी सैनिक टुकड़ियां थी और दोनों कश्मीर के युवक थे, मीर मदान और मोहनलाल, ये युवक थे। ये सिर्फ यही दोनों क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और इनको पीछे से कुछ फ्रांसीसी अधिकारियों का क्या मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन इसी समय ये जो मीर मादन था इसको आगे गोली लगी और ये खत्म हो जाता है। फिर मोहनलाल आगे लड़ाई शुरू करता है। लेकिन इसी समय बार बार षड्यंत्रकारियों ने मीर जाफर को सलाह दी कि अब आप मैदान से क्या हो जाइए, पीछे हट जाइए, जो कि उस समय मीर जाफर के पास कम से कम 50,000 की सेना थी। और मीर जाफर ने षड्यंत्रकारियों का आदेश मानते हुए मोहनलाल को यह आदेश दिया कि अब तुम क्या हो, पीछे हट जाओ, जो कि इसने रॉबर्ट क्लाइव को भी क्या कर दिया था, पीछे ढकेल दिया था। और दोपहर तक मीर जाफर ने, ठीक है, अपनी सेना को पीछे हटने का क्या दे दिया, आदेश दिया। जैसे ही नवाब सिराजुद्दौला ने आदेश दिया वैसे ही सेना में क्या हुई, भगदड़ मच गई और सिराजुद्दौला अपनी सेना के साथ वह भी क्या हुआ, भाग निकला। पीसीएस में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया किससे वो भागा था, तो ऊंट पे चढ़ के भागा था और रात में चल करके अपनी राजधानी जो है कि मुर्शिदाबाद पहुंचा, थका हुआ था। और जब युद्ध खत्म हुआ तो
क्लाइव आता है मीर जाफर के पास और कहता है कि ये आपकी विजय है और अब आप बंगाल के क्या है, नवाब हैं। ठीक है। और जब वो पहुंचता है सिराज अपनी राजधानी में तो वो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके सेना इकट्ठी करना चाहता है, लेकिन सेना इकट्ठी नहीं हो पाती है। तो मजबूरन वो अपनी बीबी बख्तुन निसा के साथ राजधानी से भी क्या होता है, फरार हो जाता है और बाद में वो पकड़ा जाता है कुछ दिनों बाद। और फिर उसको ये जो मीर जाफ़र थे, इनका जो बेटा था मीरन, उसके आदेश पर सिराजुद्दौला को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। और इस तरह से कहा गया कि बंगाल में पहली क्रांति हुई और मीर जाफ़र को, किसे, मीर जाफ़र को बंगाल का अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया, नवाब बनाया, ये मीर जाफ़र। और जब ये मीर जाफ़र बंगाल के जो नवाब बन गए तो चूंकि इनको अंग्रेज़ों ने बैठाया था गद्दी पर, तो इसीलिए बैठते ही तुरंत ही इन्होंने 24 परगना, वर्तमान में भारत का सबसे जनसंख्या वाला जिला है 24 परगना बंगाल में है, 24 परगने की जमींदारी इसने अंग्रेज़ों को दे दी। और इसने रॉबर्ट क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से 2,38,000 रुपया दिया। कंपनी के सैनिकों को, ठीक है, इसने 50 लाख रुपए क्या किए, आवंटित किए। इसके अलावा इसने बर्धमान और नदिया के कुछ क्षेत्रों को कुछ साल के लिए अंग्रेज़ों को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, सौंप दिया। किसने, इस मीर जाफ़र ने, इसने क्या किया, सौंप दिया। लेकिन जब मीर जाफ़र गद्दी पर बैठा तो रॉबर्ट क्लाइव ने इसके ऊपर सख्त नियंत्रण रखा। ये सोचा कि हम तो क्या है, स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मीर जाफ़र के ऊपर क्लाइव ने एक सख्त क्या किया, नियंत्रण रखा। जैसा कि बिहार का जो नायब सूबेदार था राजनारायण, उसको मीर जाफ़र हटाना चाहता था, राय दुर्लभ को दीवान के पद से हटाना चाहता था, लेकिन क्लाइव ने क्या किया, रोक दिया। और मीर जाफ़र बंगाल का सबसे निकम्मा नवाब माना जाता है। बंगाल के जो मुसलमान थे ये मीर जाफ़र को क्लाइव का गधा कहते थे। ये क्लाइव का क्या है, गधा है। तो इन्हीं सब दशाओं में जो रॉबर्ट क्लाइव था वो वापस जब ब्रिटेन चला गया, कहाँ चला गया, ब्रिटेन चला गया, तो जो नए अस्थाई बंगाल के गवर्नर बने हॉलवेल, क्या बने, हॉलवेल, ये गवर्नर बने, ये अस्थाई बने। इन्होंने यह सिफारिश की कि मीर जाफ़र को बंगाल की नवाबी से हटा करके कलकत्ता काउंसिल को अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में बंगाल का शासन ले लेना चाहिए। क्वेश्चन एक बार आईएएस में पूछा गया था कि किसने ये सलाह दी थी और किसने यह प्रयास किया था कि बंगाल का शासन अपने हाथों में ले लेने की, तो इसी ने ये सलाह दिया था। बहरहाल जो भी है, कलकत्ता काउंसिल ने इसे क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। और बाद में जो स्थायी गवर्नर बना वो था वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट क्लाइव के बाद ये बंगाल का क्या बना, अस्थायी गवर्नर बना। चूंकि प्लासी युद्ध के बाद कलकत्ता की जो काउंसिल थी उसने अपने मन से ही रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। और बाद में उसी साल 58 में ही, ठीक है, कंपनी के डायरेक्टरों ने रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का क्या बना दिया था, नवाब बना दिया था। और बाद में उसके जाने के बाद वेंसीटार्ट बंगाल का क्या बना, नवाब बना। और ये वेंसीटार्ट चाहता था कि अभी अंग्रेज अपने हाथ में सत्ता ना ले, और इसीलिए बाद में ये तय हुआ कि मीर जाफ़र की जगह जो इसका एक दामाद है मीर कासिम, जो बहुत योग्य है, उसको क्या बनाया जाए, नवाब बनाया जाए। चूँकि वह पूर्णिया और रंगपुर का वो सूबेदार रह चुका